Assalamu alaikum. Let's talk about the climate and natural resources of Pakistan. That what kind of climate Pakistan has and what kind of natural resources Pakistan possess. Climate of Pakistan. Pakistan lies in the temperate zone. The climate is generally arid, characterized by hot summers and cool or cold winters, and wide variations between extremes of temperature at given locations. जी, पाकिस्तान का टेम्परेचर या क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ड्राई सा है और हॉट समर्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, और कूलनेस भी होती है ड्यूरिंग सर्टेन फेजेस, एंड कोल्ड विंटर्स होती हैं, ठीक है, यानी सर्दियाँ अच्छी खासी होती हैं, और डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट तरह के जो है वो टेम्परेचर्स को हम इंजॉय कर सकते हैं पाकिस्तान में। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर कोई जो है वो सिंध के एरियाज़ में आ जाए तो वहाँ पे किस तरह की सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर हम जो है वो NWFP या जो है सब जो वैलीज़ है वहाँ पे चले जाएँ तो, या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे सर्दियाँ लंबी होती हैं और बहुत सख्त सर्दियाँ होती हैं। तो हर तरह की डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो क्लाइमेट्स पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं और ऐसा बहुत कम होता है स्टेट्स के अंदर। तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज थिंक दैट वी आर द वंस हु आर गिफ्टेड बाय अल्लाह ताला, ठीक है। देर इज़ अ लिटिल रेनफॉल। पाकिस्तान में रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती, मानसून के सीजन्स होते हैं उसके दौरान रेनफॉल होती है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। अच्छा, रेनफॉल का भी ताल्लुक जो है वो आप देखें तो ज़ाहिर है कि टेम्परेचर से और लोकेशन के वजह से होता है। बहुत सारे अगर मैं आपको बताऊं, रेन फॉरेस्ट टाइप के जो होते हैं ना स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे जो है वो हर वक्त बारिश होती रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वेट किस्म के इलाके पाए जाते हैं वहाँ पे, यानी गर्मी नहीं होती या खुश्की नहीं होती, तो वहाँ पे भी फसलें बहुत ज़्यादा नहीं उग पाती। तो पाकिस्तान के जो सीजन्स हैं या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमें जो है वो क्रॉप्स उगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी गर्मियों में जैसे हम चावल उगाते हैं, बारिशें होती हैं तो चावल की फसलें जो हैं वो सैराब हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम कहते हैं कि मैंगोज़ जो हैं वो पक जाएंगे। इसी तरह से जब सर्दियाँ होती हैं, ठंड होती है, तो भी हमें जो है वो बहुत सारी अशिया जो है वो इंजॉय करने के लिए मिलती है। ड्राई फ्रूट्स हम इंजॉय करते हैं। तो ये सारी बातें या ये सारे फीचर्स अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है। पाकिस्तान के 4 सीज़न हैं: अ कूल ड्राई विंटर फ्रॉम दिसंबर थ्रू फरवरी, ठीक है, अ हॉट ड्राई स्प्रिंग फ्रॉम मार्च थ्रू मे, the summer rainy season or southwest monsoon period from June through September, and the retreating monsoon period of October and November। ये बेसिकली जो डेफिनेशंस आपको नज़र आ रही हैं कि विंटर कब होती है या स्प्रिंग कब होती है, ये हमें भी अब जो है पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज जब से हुआ है या ग्लोबल वार्मिंग नज़र आ रही है तो ये भी चीज़ों के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। बट ये एक जनरल एनालिसिस है कि पाकिस्तान के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज इस तरह से जो है वो होता है इन पीरियड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। The monsoon and the western disturbances are the main two factors which alter the weather over Pakistan. Continental air prevails for the rest of the year, ठीक है। Following are the main factors that influence the weather over Pakistan. Western disturbances mostly occur during the winter months and cause light to moderate showers in southern parts of the country. वेस्ट से जो ज़ाहिर है कि बादल आते हैं वो विंटर के अंदर ही आते हैं और उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आती है, बारिशें होती भी, ठीक है, साउदर्न पार्ट्स में and country, while moderate to heavy showers and heavy snowfall in northern parts। और नॉर्दर्न एरियाज जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल भी होता है और जो है वो बारिश भी होती है। तो ये सारी कमाल जो है वो वेस्टर्न जो बादल आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमें नज़र आती है। These westerly waves are robbed of the most moisture by the time they reach Pakistan। ये जैसे जैसे पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उस वक्त ये जो है बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर लेके पहुंचते हैं और यहाँ पे आके बरसते हैं। फॉग जो है हमें नज़र आती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड रिमेन्स फॉर वीक्स इन अपर सिंध, सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। जो है
ह्यू भी कह सकते हैं हम, और फॉग हमें जो है वो नज़र आती है अक्सर सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में, और ये विंटर में ही नज़र आती है और जिसमें नज़र भी नहीं आ रहा होता, बट ये भी जो है एक एंजॉय करने की मोमेंट है। साउथ वेस्ट मानसून अकर इन समर फॉर द मंथ ऑफ जून टिल सितंबर इन ऑलमोस्ट होल पाकिस्तान। अच्छा, साउथ वेस्ट से आने वाली जो मानसून के बादल होते हैं वो समर के अंदर बरसते हैं, जून से लेके सितंबर तक। अगस्त, आपको पता है 14 अगस्त को हमेशा बारिश होती है, तो अगस्त सितंबर इसमें जो है बरसते हैं, और जो है तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, मगर वेस्टर्न बलूचिस्तान, फाटा, चित्राल एंड गिलगिस्तान इन पे नहीं बरसते, ठीक है। इन पे बाकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और भी बारिशें यहाँ होती रहती हैं, मगर साउथ वेस्ट से मानसून जो है वो दे नेवर approach these areas. Monsoon rains bring much awaited relief from the scorching summer heat। जी, जब सिंध के अंदर या जो है और जगहों पे आ जाती है तो इससे जो है वो जो समर के अंदर शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही होती है तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है और मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। आई विश कि अभी भी बारिश हो जाए, जून आ चुका है मगर कोई बारिश नहीं हुई। These monsoon rains are quite heavy by nature and can cause significant flooding, even severe flooding, if they interact with westerly waves in the upper parts of the country। जी, ये जो है वो काफ़ी हैवी बारिश करने वाले जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के जो बादल होते हैं, और इससे छोटे छोटे लेवल के भी सैलाब आ सकते हैं और बहुत बड़े बड़े सैलाब भी आ सकते हैं अगर ये सही तरह से बरस जाएँ। बट सैडली बहुत अरसे से ये इतना ज़्यादा बरसे नहीं है तो सैलाब जो है वो नहीं आते, इससे हमारे डैम्स भर जाते हैं और जो है वो जो हमारे काफ़ी पूरे साल भर के लिए जो है ये हमें हेल्प करते हैं फॉर इरिगेशन और एग्रीकल्चर से भरे हुए हमारे लैंड्स हैं उनको इरिगेट करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हो जाती है। फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं वो भी हमें नज़र आते हैं और ये समर के महीने में ही अप्रैल से जून तक हमें नज़र आता है, और या तो फिर सितंबर से नवंबर तक, ठीक है। और ये यूजुअली जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं ये कोस्टल एरियाज़ में ही आए हुए होते हैं कभी कभी, ठीक है, कि वहाँ पे सैलाब आ जाता है या तूफ़ान आ रहा है, अक्सर आपको सुनने में आता है, तो ये भी जो है वो हमें नज़र आता है। फिर डस्ट स्टॉर्म्स, जैसे आंधी या डस्ट स्टॉर्म फ़िलहाल आया था कराची के अंदर, ये समर के महीने में होता है, मई और जून में। दे आर लोकली नोन एज आंधी, ठीक है। दीज डस्ट स्टॉर्म्स आर क्वाइट वायलेंट, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, इससे काफ़ी चीज़ें टूट जाती हैं, और ये इंडिकेट बेसिकली कर रहे होते हैं अराइवल ऑफ मानसून, ठीक है। यानी जो है अगर अर्ली समर्स में आते हैं ये, तो यानी मानसून की बारिश होगी। अच्छा, जब अगर ये डस्ट स्टॉर्म ख़ज़ा में आ रहे हैं तो ये अराइवल ऑफ विंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये भी जो है वो एक तरह से निशानियाँ हैं कि अगर गर्मियों में अर्ली गर्मियाँ हैं, जैसे मई है, जून के मंथ्स में अगर डस्ट स्टॉर्म आ रहे हैं तो ये बता रहे होते हैं कि अब जो है वो आपके साथ आपके लिए मेरे बाद जो है वो मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर जो है वो ख़ज़ां के मौसम में, यानी जो है वो ऑटम के सीज़न के अंदर अगर डस्ट स्टॉर्म नज़र आता है तो वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अब विंटर आ जाएगी और सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें जो है वो कुदरत बहुत सारी निशानियाँ जो है वो दिखा रही होती है, और बस यही है कि हमारे पास नज़र होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनसे उनका मैसेज देने के लिए। फिर हीट वेव्स हमें नज़र आती हैं दैट अकर ड्यूरिंग मई एंड जून, हमें स्पेशली मई एंड जून में जो है वो साउदर्न पंजाब, सेंट्रल बलूचिस्तान एंड सिंध के अंदर हीट वेव्स नज़र आती हैं, और ये हीट वेव्स भी बहुत शदीद नुकसानदेह हैं हम लोगों के लिए, और फ़िलहाल भी हम हीट वेव्स का शिकार हो रहे हैं सिंध के अंदर, कराची में भी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मगर चूँकि अभी ज़्यादातर तो हम क्वारंटाइंड है तो घरों के अंदर ही बैठे हुए हैं, जबकि पिछले सालों में जो है हीट वेव से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, तो फ़िलहाल हम इन वाली डेथ से जो है वो अभी बचे हुए हैं। थंडर स्टॉर्म फिर हमें नज़र आता है, ये नॉर्दर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो है ये भी क्लाइमेट है पाकिस्तान का विच इज़ क्वाइट नॉर्मल और होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल एयर प्रिवेल्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज़ नो प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री। जी, कॉन्टिनेंटल एयर अक्सर जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो नज़र आती है हमें और फैलती है ये, जब जो है वो मुल्क में जो है वो
यानी पसीना नहीं आ रहा होता और अक्सर हमें अच्छा सा जो है वो हमें मौसम देखने मिलता है, तो वो कॉन्टिनेंटल एयर के जो है वो कमाल होता है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने क्लाइमेट के बारे में देख लिया, और क्लाइमेट हमारे पास बहुत तरह का है और हम इंजॉय भी करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड topic of our today's lecture, that is natural resources of Pakistan. That what kind of natural resources we possess and how far Pakistan is blessed, और जो है हम उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, इस पर तो एक अलग ही डिबेट है। बट पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। Pakistan is blessed with vast land, natural gas reserves, petroleum, extensive coal, iron ore, copper, salt, limestone and gold beside other natural resources. जी, पाकिस्तान के पास जो है नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है नेचुरल रिसोर्स हैं, और ये एनर्जी रिसोर्स में भी जो है वो हेल्प आउट करते हैं। नेचुरल गैस का होना जो है आप देखें, इससे एन एनर्जी रिसोर्स, और पेट्रोलियम इज़ एन एनर्जी रिसोर्स एंड कोल स्पेशली इज़ एन एनर्जी रिसोर्स, और ये किसी भी मुल्क में होता है तो वो ब्लेस्ड कंट्री होता है। According to one survey, Pakistan has the second largest salt mine. दुनिया भर में जो second largest salt mine है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, यानी कोल बहुत बड़ी तादाद में कोयला हमारे पास मौजूद है, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर हम सैडली कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, कोई बिगाड़ नहीं पैदा करते अपनी कंडीशन के अंदर, वैसे ही रहने देते हैं जैसे 70-80 सालों से है। फिफ्थ लार्जेस्ट गोल्ड माइंस, ठीक है, पाकिस्तान के पास 5वीं लार्जेस्ट गोल्ड माइंस। अब आप सोचिए कितना सोना है यहाँ पे, मगर कहाँ जा रहा है भाई ये सोना? तो ये सोना भी जो है वो तमाम पॉलिटिशियंस की जेब में ही जा रहा है, या कोई इंटरनेशनल पावर्स यहाँ से हड़प रही हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 7th लार्जेस्ट कॉपर माइन, ठीक है, द कंट्री इज़ द 11th लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर। जी, 11वीं पोजीशन पे है वीट प्रोड्यूस करने में, मगर यहाँ के लोग अपने जो है वो कहत साली से बेचारे जो है वो मर रहे हैं, और यहाँ खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा। बट हम जो है वो 11वें नंबर पे आते हैं वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंदर। 12th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, यानी इतना यहाँ पे जो है चावल उगता है और पता नहीं किधर चला जाता है, बाहर जाता है, तो पैसे यहाँ क्यों नहीं आते? तो जो है जिस भी मुल्क के पास इतनी सारी अशिया मौजूद होती है तो वो उसको एक्सपोर्ट करके जो है कैपिटल अर्न कर सकते हैं। बट जो है हम सैडली पता नहीं कहाँ किससे फ़ायदा उठा रहे हैं किससे नहीं, ये अल्लाह ही जानते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोल। Pakistan recently discovered 1 low and 4 low to medium quality seams in the Punjab, ठीक है। Low sulfur coal was recently reported at the Balochistan and near Islamabad। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ हमें पंजाब और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में कोल हमें नज़र आता है, ठीक है। Coal reserves are estimated at 175 billion tons. This would equate to 618 billion barrel of crude oil। यानी हमारे पास इतना कोल है कि हमें क्रूड ऑयल से जो है वो हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कोल को ही के रिजर्वायर्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट सैडली हमें वो करना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। When compared to oil reserve is more than twice the amount of top 4 countries। यानी अगर हम ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो टॉप 4 कंट्रीज़ के इक्वलेंट हमारे पास कोल मौजूद है। इफ़ एट के एस यानी एट के एस हेज यानी सऊदी अरेबिया अगर उनकी जो करंट यूजेज देखी जाए कि जिस तरह से वो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, द रिज़र्व वुड लास्ट मोर देन 200 ईयर्स। यानी सऊदी अरेबिया जितने भी ऑयल को इस्तेमाल करता है जिस भी ट्रैक पे,
ठीक है, उसमें अगर हम उनको ये कोल देते हैं तो वो 200 साल तक इस कोल को इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ फार एज़ एनर्जी इज़ कंसर्न, बट सैडली वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी जो है हमारे पास सारी रिसोर्स मिनरल्स मौजूद हैं, एनर्जीज़ मौजूद हैं, बट हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। कि अगर, और ये देखें कितना क्लियर लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया जिस पेस पे अपना ऑयल रिजर्वायर्स को इस्तेमाल करता है, अगर उनको दे दें उनके मुल्क के जो है वो हिसाब से कि आप जो इसको इस्तेमाल करें, तो वो 200 साल तक यूज़ करते रहेंगे कोल के को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये ख़त्म नहीं होगा। ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज़ एट हाई लेवल इन पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान के पास सुई गैस जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, सुई एक इलाका है इसलिए सुई गैस कहा जाता है उसको, बेसिकली वो नेचुरल गैस है। एस्टिमेटेड रिजर्व्स आर 885.3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स 2009 के मुताबिक। गैस फील्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 20 ईयर्स। इतनी आपके पास गैस मौजूद है कि 20 साल तक मज़ीद चला सकते हैं, और हम मज़ीद उसके ऊपर काम भी कर सकते थे। अब 2009 से अगर आप अब 2020 आ गए तो 10 साल तो गुजर गए, ठीक है, 10 साल रह गए हैं आपके पास अब सुई गैस को फर्दर इस्तेमाल करने में। अब हमें जो है वो और वेज ढूंढने होंगे कि हम किस तरह से अपनी जो है फैक्ट्रीज़ को रन कर सकें, अपने रक्षों को चला सकें या गाड़ियों को चला सकें। सिर्फ हम नेचुरल गैस पे नहीं जो है वो डिपेंड करते हैं। आप देखिए सीएनजी की हर गाड़ी हो गई, सीएनजी सब गाड़ी में फ़िक्स हो गई, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि हम तो नेचुरल गैस हमारे पास इतना हम ना एक्सप्लॉइट करना आता है ना उसको निकालना आता है, तो हमने जो है तमाम गाड़ियों को सीएनजी करके, और अब जो है आप देखें गैस की शॉर्टेज का जो है वो शिकार हो रहे हैं। Daily production is 19 million cubic meter a day under the barren mountains of Balochistan and the sands of Sindh. There are untouched oil and gas reservoirs. अब आप देखें कि बलोचिस्तान और सिंध ऐसे इलाके हैं जहाँ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे अनटच ऑयल रिजर्वायर्स हैं, और गैस नेचुरल गैस रिजर्वायर्स हैं, मगर फिर भी हम दूसरों से मुआहदे करते हैं। जरदारी गवर्नमेंट में ईरान से मुआहदा करके हम बैठ गए कि जो है हमें आप नेचुरल गैस प्रोवाइड करें। भाई आपको क्या ज़रूरत है, आप सिंध के अंदर जो एफ़र्ट्स करें, बलूचिस्तान के अंदर एफ़र्ट्स करें, ताकि जो है आपके जो है वो रिजर्वायर्स जो हैं वो आप डिस्कवर करें, और उनको जो है वहाँ से गैस जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करें। तो ये सारे काम जो है वो हमें करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों से हेल्प लें और अपने आप को फाइनेंशियल बर्डन का शिकार करें। Forestry. Forests are limited to 4% of Pakistan land. The forests are main source of food, lumber, paper, fuel, wood, latex and medicine. The forests are also used for wildlife conservation and ecotourism. ठीक है, आपके फॉरेस्ट जो हैं वो वाइल्ड लाइफ की भी कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, टूरिज़म के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा सोर्स है ये लकड़ी हासिल करने के लिए, पेपर हासिल करने के लिए, फ्यूल हासिल करने के लिए। जहाँ गैस नहीं है तो वहाँ लकड़ियाँ जला के ही लोग काम चलाते हैं, मेडिसिन के लिए। बट सैडली हम पाकिस्तान के अंदर अभी भी फ़ॉरेस्ट उतने नहीं लगा रहे, जितना कट कर रहे हैं उतने ज़्यादा फ़ॉरेस्ट को ग्रो करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, कोई प्लांट्स नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से हम नुकसान में जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अगर 10 दरख्त काटें तो 20 दरख्त लगाएँ, ताकि जो है ये फ़ॉरेस्ट का जो ख़जाना हमारे पास मौजूद है ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। हम बहुत सारा तो इस्तेमाल करके ख़त्म कर चुके हैं, और बिल्कुल जो है वहाँ पे चील कौवे उड़ रहे हैं, फ़ॉरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मगर ये काम करना चाहिए हमें कि हम दोबारा से फ़ॉरेस्ट्री पे काम करें। अच्छा जी, माइनिंग। पाकिस्तान हैज़ लार्ज गोल्ड, कॉपर और ओर डिपॉजिट एट सेंडक। There are large deposits of rock salt in Potokhar Plateau. Pakistan's mineral resources include reserves of gypsum, limestone, chromites, iron ore, rock salt, silver, precious stones, gems, marbles, tiles, sulfur, fire, clay and silica sand. ये सारी चीज़ें जो है माइनिंग के ज़रिए हमें निकालनी चाहिए। हम लोग एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, इनको निकालते भी हैं और कोशिश भी करते हैं, मगर इनको सिक्योर और सेफ़ करने के लिए और अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत है, ताकि अगर पाकिस्तान अपने इन तमाम रिसोर्स को यूज़ करेगा तो उसे किसी भी स्टेट से जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि जो है वो कोई पॉलिटिशियन ताकि इनको जो है इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना सीख जाएं और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएं।
लैंड, अबाउट 28% ऑफ पाकिस्तान टोटल लैंड एरिया इज़ अंडर कल्टिवेशन। आप सोचें 28% जो है वो हिस्सा है पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर लैंड पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान बोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर कॉटन, wheat, rice, sugarcane, maize, millets, pulses, oilseed, barley, fruits and vegetable, which together account for more than 75% of the value of total crop output. The fertile lands of Punjab are ready to feed a population twice that of current Pakistan. इतना हम जो है वो फूड उगाते हैं कि अगर जो पाकिस्तान की अभी करंट जो है पॉपुलेशन उसके दो दफ़ा हम उनको खाना खिला सकते हैं, मगर हमारा जो है वो तमाम खाना जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। उसका ज़रिए मुबादला अब तक जो पॉलिटिशियंस करते रहे, जो भी आता रहा वो अपनी जेबों में डालते रहे, और जो है पाकिस्तान को भी किसी भी सूरत फ़ायदा नहीं हुआ, जो बहुत ही अफसोसनाक कंडीशन है। Uranium. Pakistan has a long history of exporting small amounts of uranium. In 2006, Pakistan produced about 45 tons of uranium. ठीक है, यूरेनियम भी हमारे पास अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। Water. The fishing industry plays a role in the national economy of Pakistan. पानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, उस तरह से हम वहाँ पे फ़िशरी इंडस्ट्री को जो है यूज़ बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी में फ़िशिंग इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द कोस्ट लाइन इज़ 814 किलोमीटर एंड फिशरी रिसोर्सेज स्टिल हैव रूम टू ग्रो, यानी हम मज़ीद भी फ़िश को जो है फर्दर वहाँ पे जो है वो रख सकते हैं और उनको जो है उनका हैबिटेट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि फर्दर ब्रीडिंग हो उनकी, और जो है हम मज़ीद फ़िश इंडस्ट्री को यूज़ करके अपना जो है वो ज़रिए मुबादला अपने मुल्क के लिए लाएँ और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। फ़िशिंग इन पाकिस्तान इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स। जी, एक्सपोर्ट अर्निंग का ये मेजर सोर्स है। पाकिस्तान इज़ रिच इन डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज। जी, पाकिस्तान इन तमाम आपको नज़र आ रहा है कि नेचुरल सोर्सेज से ये कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड स्टेट है और उसके पास हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से हम किसी भी स्टेट से पीछे नहीं। आप देखें, इंडिया को देखें, इंडिया से सीखें। इंडिया के पास गैस नहीं है, नेचुरल गैस। वो क्या करते हैं, दे आर यूजिंग बायोगैस, ठीक है। वो बायोडिग्रेडेबल स्टफ़ को इस्तेमाल करके उससे गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्क जिनको तरक्की करना होता है ना, वो तरीके ढूंढते हैं कि वो उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि अगर कोई एक चीज़ हमारे पास एक्सप्लॉइट करके ख़त्म हो जाए तो हम दूसरा ऑप्शन क्या है। मगर हमारे पास सैडली ये रहा कि हमारा अंदाज़ रहा कि हमने अपनी चीज़ों को इस्तेमाल तो किया, मगर हमने प्लान भी नहीं रखा या हमने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आप देखिए, सुई गैस का इस्तेमाल इतना एक्सटेंसिवली किया हमने कि अब सुई गैस भी जो है वो ख़त्म होने की स्टेज पे आ गई है। इसी तरह से हमने अभी तक अपने ऑयल रिजर्वायर्स को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो हमें दूसरे स्टेट से ऑयल मांगना पड़ रहा है, और वो भी हमारे पर इकोनॉमिक बर्डन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हुए भी दूसरे मुल्कों से हम चीज़ों को जो है वो इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। प्याज हम इंडिया से ख़रीदने चले थे, टमाटर उनसे लेने चले थे। तो हमें क्या ज़रूरत है किसी भी स्टेट के साथ टमाटर प्याज की जो है वो ट्रेडिंग करने की, बल्कि हमें तो वो होना चाहिए कि हम उन्हें प्रोवाइड करें। फिर आप जो है वो यूएस से कोई जो है वो फल मंगवा रहे होते हैं, कोई जो है वो किसी बरतानिया से फल मंगवा रहे थे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों से मंगवाने की, आप अपने फलों को इस्तेमाल करें, अपनी अपनी और उनको इतना ग्रो करें कि आप एक्सपोर्ट करें उन्हें। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करे, जो सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इससे लोगों को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी और हम अपनी चीज़ों को भी फुली तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपने हैंडमेड चीज़ें बना के जो है वो भेज सकते हैं। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो है वो अपने मुल्क की बनी हुई अशिया को प्रेफरेंस दें एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स विच आर बॉट फ्राम द अदर स्टेट्स। दुनिया भर जो है वो अपने मुल्क के अंदर बनी हुई अशिया को जो है प्रेफर करती है, हम जो है वो बाहर की चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज वी आर अ bunch of people who are impressed people from western state, और हम दूसरे लोगों से इम्प्रेस होते हैं, अपनी चीज़ें जो है मुल्क की लेना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे बड़ा असासा जो है, जो हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें उसमें है ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन जो है
वो बहुत ज़्यादा यंग लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंटेलिजेंट हैं लोग और बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। उनके लिए ऊपर भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है, उनको फुली यूज़ करने की ज़रूरत है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग जब इनको जो है कदर नहीं की जाती मुल्क में, तो दे जस्ट लीव द कंट्री, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस होता है, एंड दे लीव कंट्री एंड दे गो टू अदर स्टेट्स जहाँ उनको उनकी वर्थ के लिहाज से जो है वो सैलरी और जॉब्स मिलती हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी वैल्यू करे, उनके लिए मौक़े क्रिएट करे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए भी काम कर सकें और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी सोच सकें। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों पे काम किया तो ही जो है वो पाकिस्तान एक सक्सेसफुल नेशन बन सकता है। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी अच्छी बना के या सिर्फ और सिर्फ जो है रिलेशन दूसरे स्टेट से बेहतर करके जो है आप जो है वो सक्सेसफुल स्टेट नहीं हो सकते। आपको इंटरनली भी उतनी ही एफर्ट्स पुट करनी होंगी, तब जाके जो है वो आप एक सक्सेसफुल स्टेट बन सकते हैं। चलें, थैंक यू।